नीट एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज का टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग ये है कि हम यहाँ पर ये फाइंड करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। और जेनेटिक मटेरियल जब हम फाइंड करेंगे तो हम मॉलिकुलर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये जो आज का पूरा सेशन है या टॉपिक है, इसमें हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि डीएनए कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बट ये आज आपको पता है। ठीक है, 1850 के टाइम पे, 1850 या 60 के टाइम पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी की बात तो 1953 से स्टार्ट हुआ। जब वाटसन क्रिक मॉडल दिया गया तो वहाँ से डीएनए के बारे में डिटेलिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट उसके पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। मैं कुछ साइंटिस्ट का डिस्कवरी को यहाँ डिस्कस करूँगा और उसका सीक्वेंस एक रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी में द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हेडिंग आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम है। लाइक फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो मिशर है, सेकेंड साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, देन शर्टन, और लास्ट जो साइंटिस्ट का नेम है टीएच मॉर्गन। ये 4 साइंटिस्ट के नेम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में दिया हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मिशर जो थे, मिशर ने डीएनए को क्या बताया, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है ये बताया। ठीक है, डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये मिशर ने बताया। और ये एसिडिक सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में है, और ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था ऐसा। ठीक है, और इसी डीएनए को एक नेम दिया, स्टार्टिंग में क्या दिया, न्यूक्लियन दिया। और आपको बता दूं कि न्यूक्लियन बाद में न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, जो न्यूक्लियन टर्म है वो रिप्लेस हो गया न्यूक्लिक एसिड से, और ये टर्म आल्टमान ने दिया था और मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब मैं आपको वाटसन क्रिक मॉडल बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि न्यूक्लियन जो है ये ओल्ड टर्म है। ठीक है, जो न्यू टर्म है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है आल्टमान ने दिया था। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कब की है, 1869 की है। ठीक है, और आपको बता दूं कि 1869 के अराउंड, दैट मीन्स कि 50-60 के अराउंड, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। एज पर एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1856 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल का जब स्टार्ट हुआ था तो कब हुआ था, 1856 में हुआ था, और कंप्लीट हुआ था 1863 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद जो है प्रपोज जो था उनका कॉन्सेप्ट या लॉ, वो क्या था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल का। ठीक है, और उस लॉ में जब आप उसका डिटेल पढ़ते हैं तो आपको मेंडल ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो कैरेक्टर्स इनहेरिट कर रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो डीएनए कर रहे हैं, ये चीज़ बताया नहीं था। एक्चुअली बताया क्या था, फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। फैक्टर्स बताया ये था कि फैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं, और यही फैक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। मेंडल को डीएनए का कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, आप जब जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो हर जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया, हर एक हेडिंग में या टॉपिक में, वो वर्ड क्या है, फैक्टर। फैक्टर आज के डेट में क्या है, डीएनए है। ठीक है, बट मेंडल के टाइम पे क्या था, फैक्टर था, और फैक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था, उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं पता था, उसका कुछ भी नहीं पता था मेंडल को। और सिंपली ये पता था कि फैक्टर समथिंग कुछ है, वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है और उसको लेकर एक
इनहेरिटेंस का एक लॉ बनाया जिसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये चीज़ कब किया था? जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था 1856 में, ठीक है, 1856 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद अब आते हैं शटन पे, ठीक है। शटन उसके बाद कुछ अपने कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, और एक्चुअली देखा जाए तो शटन ने क्या किया था कि मियोसिस जो इवेंट होता है, आपने क्लास 11th में मियोसिस इवेंट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप क्रोमोसोम्स का सेपरेशन आपने देखा होगा, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन देखा होगा आपने, जब मेटाफेज के बाद जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड्स जब सेपरेट होते हैं, तो उस पूरे इवेंट को, ठीक है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को मेंडल के लॉस के साथ ऐड कर दिया। मेंडल का लॉ और मियोसिस में, या आप माइटोसिस का जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको ऐड करके एक न्यू थ्योरी डेवलप किया जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शटन ने मियोसिस में होने वाले क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन या सेपरेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को किसके साथ ऐड कर दिया? मेंडल के प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के साथ, और एक नया थ्योरी डेवलप किया। वो थ्योरी था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये मैं जब जेनेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक डिटेल करूंगा वहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि शटन ने जो दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है टी.एच. मॉर्गन। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ड्रोसोफिला को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ क्या किया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किया। दैट मीन्स कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला को यूज़ किया था, ठीक है। तो आपने ये जो सीक्वेंस देखा साइंटिस्ट के डिस्कवरी का, मैंने बताया आपको मिशर के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, शटन के बारे में, टी.एच. मॉर्गन के बारे में। ये इस पूरे रिसर्च में आपने डीएनए का डिटेल कहीं नहीं पढ़ा है। आपने मिशर को लेकर एक लाइन पढ़ा कि मिशर ने डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस बताया, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस में उसको देखा और उसका नेम न्यूक्लियन रखा, ठीक है। बट उससे ज़्यादा मिशर को कुछ भी आइडिया नहीं था। मेंडल को भी आइडिया नहीं था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, ये कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। इवन शटन को भी पता नहीं था। शटन ने तो क्रोमोसोम वर्ड यूज़ किया, ठीक है, क्रोमोसोम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। टी.एच. मॉर्गन ने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, और ये पूरे के पूरे डिस्कवरी के सीक्वेंस में आपको कहीं पे भी ये फाइनली ये नहीं मिलता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम मॉलिकुलर लेवल पे नहीं जान सके तब तक, ठीक है। मॉलिकुलर लेवल पे तब हम जाने डीएनए को, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल को। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉलिकुलर लेवल पे जेनेटिक मटेरियल को हम फाइनली कब जाने? जब हमने हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हम जेनेटिक मटेरियल को मॉलिकुलर लेवल पर कब जाने? जब हमने हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट किया। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद हमको ये फाइनली मिला कि डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और यही फाइनली कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है, ठीक है। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट से पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, और जिसमें कोशिश तो किया गया कि बायोकेमिकली हम फाइंड आउट कर लें जेनेटिक मटेरियल को, बट हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, ठीक है। जिसमें एक एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कोशिश किया गया था, बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये चीज़ पता नहीं चला था, ठीक है।
देन आपका क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये ग्रिफिथ का एक्सटेंशन है, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ये एक्सटेंशन है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे ही इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये पूरा का पूरा ग्रिफिथ का कॉपी है, बट थोड़ा सा वहाँ पे मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ बायोलॉजिस्ट फिर भी एग्री नहीं हो रहे थे। तो जब एग्री नहीं कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, देन फिर एक फाइनली एक्सपेरिमेंट आया, लास्ट एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट होने के बाद सबने ये मान लिया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और यही कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें ये जो सीक्वेंस मैंने बना रखा है, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। और लास्ट में जो हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये प्रूफ कर देना है कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है। और जो सेकेंड लास्ट था उसमें प्रूफ तो हुआ है, बट कुछ बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हम सेकेंड लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हम फाइनली ये नहीं मान रहे थे कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आने वाला जो टॉपिक है आज का वो है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को, देन आफ्टर मैं डिस्कस करूंगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये हमारा आगे के टॉपिक हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप बोल सकते हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप प्रैक्टिकल करते हैं आप 11th और 12th में, तो प्रैक्टिकल की कॉपी में आप मेंशन करते हैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव और एम, ठीक है। मतलब कि आपका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट का एम होगा, आप क्या फाइंड करने वाले हैं, क्या प्रूफ करने वाले हैं, ये आप होप लेके, ये उम्मीद से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लास्ट में रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है आप देखिए, ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डिफाइन आप लिख सकते हैं या फाइंड भी लिख सकते हैं, टू फाइंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि ये फाइंड करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, ये आप डिसाइड करने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में थोड़ा डिटेल जानना है, आपको माइस के बारे में नहीं जानना है, ओनली आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को यहाँ थोड़ा डिटेल करना होगा, उसको क्लासीफाई करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानना है। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया है, ठीक है, और इसको जो है मैंने कल्चर किया है कल्चर प्लेट पे, ठीक है। आप जब लेबोरेटरी में किसी भी बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो वो कहाँ पे करेंगे, आप कल्चर प्लेट में करेंगे। एक कल्चर प्लेट होता है, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स देंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और आपको बता दूं कि इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जब बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे तो वहाँ पे बैक्टीरिया के कल्चर में चेंजेस दिखे। चेंजेस मीन्स कि वहाँ पे बैक्टीरिया के फिजिकल जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में चेंज देखा गया। और फिजिकल जो चेंज था वो क्या था, स्मूथ और रफ था, ठीक है। मतलब उनका जो सरफेस था बैक्टीरिया का, वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी सरफेस स्मूथ थी और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी सरफेस रफ थी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। और ये सारे चेंज जो हैं या ये जो भी फॉर्म है रफ और स्मूथ बैक्टीरिया के, ये ड्यूरिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम इसको कल्चर प्लेट में ग्रो कराते हैं तो दो तरह की कॉलोनी बनती है। फर्स्ट जो कॉलोनी बनती है वो है स्मूथ साइनी कॉलोनी, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का जब आप कल्चर प्लेट में इसको ग्रोथ कराएंगे
तो ये जो बैक्टीरिया होगा ये स्मूथ भी हो सकता है, जब उसको फिजिकली आप टच करेंगे उस कल्चर प्लेट में जो भी कल्चर मीडियम है, जब उसको टच करेंगे तो वो स्मूथ होगा, फिजिकली कैसा होगा, वो स्मूथ होगा। तो उस बैक्टीरिया के कॉलोनी को, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्मूथ शाइनी कॉलोनी बोलेंगे। और जो दूसरा टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का, वो है रफ कॉलोनी वाला, मतलब उनकी जो फिजिकल जो सरफेस है वो कैसा होगा, रफ होगा, ठीक है। ये जो स्मूथ और रफ जो इसका सरफेस है, वो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि स्मूथ वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके सरफेस पे म्यूकस की एक कोटिंग होती है। स्मूथ वाले जो बैक्टीरिया उनके सरफेस पे क्या है, एक म्यूकस की कोटिंग है। और म्यूकस एनसीईआरटी ने उसको बताया कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसी पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड और म्यूकस के वजह से क्या है, सरफेस जो है वो स्मूथ है, ठीक है। और ये चीज़ जो है रफ जो स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया हैं उनमें ये सरफेस या ये जो लेयर है म्यूकस की ये एब्सेंट होती है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये रफ होते हैं और ये स्मूथ होते हैं। इसमें प्रेजेंट है म्यूकस की लेयर या कोटिंग प्रेजेंट है, तो ये जो इसका इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा और इसका रफ होगा। यहाँ पे नहीं है तो ये रफ होगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये जो पॉलीसेकेराइड है या म्यूकस की जो कोटिंग है वो एक्चुअली किससे गवर्न होती है, गवर्न किससे होती है, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल से डिटरमाइंड है, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि डीएनए ही होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हमको तो डीएनए पता ही नहीं था एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, ठीक है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको कुछ पता चले कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, उसका बायोकेमिकल नेचर हमको फाइंड करना था, बट हमको पता था ही नहीं। पता कब चला, जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे हमको पता चला कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो फिर से चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने ये बताया आपको कि ये जो म्यूकस है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और आपको बता दूं कि ये म्यूकस के अंदर जो कॉम्पोजिशन इसका है, ठीक है, म्यूकस का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन जो है वो इस बैक्टीरिया को वैरुलेंट बनाते हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया को वैरुलेंट बनाते हैं। वैरुलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक, मतलब कि डिजीज कॉज करने की एबिलिटी जो है वो इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में म्यूकस की कोटिंग है, और ये म्यूकस के अंदर ही वो एबिलिटी है जो डिजीज कॉज कर सकती है। और डिजीज कॉज करने की वजह से इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, वैरुलेंट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वेयर एज जब आप रफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जो भी होगा आपका बैक्टीरिया वो कैसा होगा, नॉन वैरुलेंट होगा। कैसा होगा वो, नॉन वैरुलेंट होगा। आप उसको नॉन पैथोजेनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्सपेरिमेंट को, और एक्सपेरिमेंट में आपको ध्यान देना होगा कि जब भी एस स्ट्रेन का नाम आएगा तो वहाँ पे आपको ये इमेजिन करना होगा कि एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और आर वाले जब आएंगे तो आर वाले डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। ये लाइन आपको ध्यान देनी होगी, तभी आप एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट के सारे स्टेप्स को देखेंगे हम पहले। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स में अब एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के स्टेप को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि जो एस टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया वैरुलेंट है, डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है, और जो रफ टाइप का है वो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लेंगे, ठीक है।
इस एस टाइप के बैक्टीरिया को लेकर उसको क्या करेंगे, हम कल्चर कराएंगे, कल्चर मीडियम में हम कल्चर कराएंगे और कल्चर कराने के बाद से उसको इंजेक्ट करेंगे माइस के अंदर, ठीक है। और माइस के अंदर जब इंजेक्ट करेंगे तो माइस की डेथ हो जाएगी। और डेथ इसलिए होगी क्योंकि जो एस टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉजिंग है, वो वायरुलेंट है, वो पैथोजेनिक है, और जब वो डिजीज कॉज करेगा तो माइस की डेथ हो जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। और जब डेथ होगी तो आप डेथ होने के बाद से यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको माइस का सैंपल लेना होगा, और माइस का सैंपल लेकर उसमें आप जब एग्जामिन करेंगे बैक्टीरिया को तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, आपको एस टाइप का मिलेगा। एस टाइप का बैक्टीरिया उस माइस के बॉडी में मिलेगा जब आप उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है, आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये एस स्ट्रेन के साथ ऐसा हुआ। अब लेते हैं हम आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को। आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को सिमिलरली आप क्या कराएंगे, उसको कल्चर मीडियम में कल्चर कराएंगे और देन इंजेक्ट करेंगे माइस में। और माइस क्या होगा, लाइव रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। ये माइस जिंदा इसलिए रहेगा क्योंकि जो रफ टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये जो है नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। और माइस का अगर आप सैंपल लेकर आप उसके सैंपल की स्टडी करेंगे तो उसके सैंपल में आपको फिर से क्या मिलने वाला है, आपको आर टाइप का बैक्टीरिया मिलेगा, क्योंकि आर टाइप का आपने इंजेक्ट किया था तो आर टाइप का ही उसके बॉडी से आप रिकवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। और इसके पहले क्या किया था, हमने स्मूथ इंजेक्ट किया था तो लास्ट में हमको क्या मिला था, हमको स्मूथ वाले बैक्टीरिया मिले थे, ठीक है। अब आते हैं एस स्ट्रेन वाले बट हीट किल्ड, ठीक है। मतलब आप हीट ट्रीटमेंट देकर एस टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देंगे और देन इंजेक्ट करेंगे किसके अंदर, माइस के अंदर, और माइस क्या होगा, लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा ये माइस, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो एस टाइप का बैक्टीरिया है उसको तो आपने हीट ट्रीटमेंट देके किल कर दिया, ठीक है, और किल कर दिया तो उसकी जो वाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, और जब वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो डिजीज़ नहीं कॉज करेगा। डिजीज़ नहीं कॉज करेगा तो माइस क्या हो जाएगा, माइस लिविंग फॉर्म में रहेगा, वो जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपने एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लिया, उसको हीट किल्ड किया, और साथ में क्या लिया आपने, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया जो लाइव है, ठीक है, जो जिंदा है, ठीक है। और दोनों को एक साथ आपने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, दोनों को एक साथ लिया और इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। और डेथ इसलिए हुई क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन का जो मॉलिक्यूल्स है वो तो प्रेजेंट है, एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड हो गए, वो उनकी डेथ हो गई, बट उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वो तो एज इट इज़ हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। बेटर होगा ट्रांसफ़र बोलना, क्योंकि इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है। आपने स्टार्टिंग में जो हेडिंग पढ़ा वो क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। और ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि इस एस स्ट्रेन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम जो है वो क्या है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली एस स्ट्रेन के हीट किल्ड जो आपने लिया सैंपल, उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, और जब ट्रांसफ़र हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो है वो आर स्ट्रेन वाले के साथ क्या होगा, इंटीग्रेट करेगा, और वहाँ पे जाके जब एक्सप्रेस करेगा तो माइस के बॉडी में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी बनाएगा, और साथ ही साथ स्मूथ वाले बैक्टीरिया भी माइस के बॉडी में बनेंगे। और जब स्मूथ वाले बनेंगे तो आपको पता है कि स्मूथ वाले डिजीज़ कॉज करेंगे, और डिजीज़ कॉज करेंगे तो माइस की
डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा कैसे पता चला, मतलब हम कैसे ये बोल रहे हैं कि माइस की बॉडी में आर स्ट्रेन वाला भी बैक्टीरिया है और स्मूथ वाला है? वो हम क्या करेंगे उसके लिए कि माइस की डेथ होने के बाद फिर से क्या करेंगे, माइस का जो है पोस्टमार्टम करेंगे, उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनके बॉडी के सैंपल लेकर, और हमको मिलेगा क्या, उनके बॉडी के सैंपल में हमको रफ टाइप वाले भी मिलेंगे और आर टाइप वाले मिलेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो आर टाइप वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किस फॉर्म में, एस वाले फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जब एस वाले बैक्टीरिया भी बन जाएंगे माइस के बॉडी में तो माइस की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसा है जो यहाँ से और यहाँ जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल दैट मीन्स की जेनेटिक मटेरियल, ध्यान देना होगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, बट हमको ये नहीं पता है कि वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है, ये हमको नहीं पता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। बट हमको ये पता है कि समथिंग कुछ ऐसा मटेरियल है जो एस हीट किल्ड से जा रहा है आर वाले बैक्टीरिया में। ठीक है, और ऐसा अगर हो रहा है तो वही जाकर फिर माइस की बॉडी में आर स्ट्रेन वाले आर भी बना रहे हैं, आर टाइप का बैक्टीरिया भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ वो एस टाइप के बैक्टीरिया बना रहे हैं। और जब एस टाइप का बैक्टीरिया बनेगा तो वो उस माइस को किल कर देगा। ठीक है, उसकी डेथ कर देगा, क्योंकि वो जो स्मूथ वाला है वो डिजीज कॉजिंग है, वो वायरुलेंट है। तो ये आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिला, ऑब्जेक्टिव आपका था जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपका क्या फुलफिल हो पाया? नहीं हो पाया फुलफिल। आपको ये तो पता चला कि कुछ ऐसा मटेरियल है वो जा रहा है और वही स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया को बना रहा है और माइस की डेथ हो जा रही है, ये तो पता चला आपको। लेकिन क्या आपको पता चला कि डीएनए है या आरएनए है, प्रोटीन है? ये नहीं पता चला आपको। और ये कब आपको पता चलेगा? जब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है मैकलियॉड मैकार्टे का है, एवरी मैकलियॉड और मैकार्टे का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप बायोकेमिकल स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन करेंगे, और फाइनली आप वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट आपको मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ बायोलॉजिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया अकॉर्डिंग टू एवरी मैकलियॉड और मैकार्टे एक्सपेरिमेंट। फाइनली और एट लास्ट, ठीक है, एट लास्ट जो है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर कब करते हैं? जब हम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में से सारे के सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाई हो गए थे। ठीक है, तो अब जो आने वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक, अब आते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट स्टेप था, उस स्टेप में जो चीज़ें लिए गए थे वही चीज़ यहाँ पे भी लिए गए हैं। ठीक है, और उसी के आगे ये आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था? एवरी मैकलियॉड और मैकार्टे। ये नेम आपको लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही पूछा जाएगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्टे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप फाइनली क्या प्रूव करेंगे कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये आप यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में वही चीज़ें लेंगे जैसा कि हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लास्ट स्टेप में लिया था। लास्ट स्टेप में हमने क्या लिया था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, मतलब एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का हीट ट्रीटमेंट देकर उसको हीट किल्ड कर दिया था। और आपको मैंने बताया कि जब हीट ट्रीटमेंट देंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बट उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और मॉलिक्यूल्स की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जो मेजर जो मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि आपको पता है प्रोटीन है, डीएनए है और आरएनए है, ये मेजर बायोमॉलिक्यूल है, और इसी में से कोई एक जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि
जो एवरी मैकलियार्ड और मैकार्टे थे, ये इनको ये उम्मीद थी, ये एक्सपेक्टेशन था इनका कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा सोचा था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो मिला वो लास्ट में क्या मिला, डीएनए मिला। प्रोटीन का एक्सपेक्टेशन लेकर और लास्ट में जो रिजल्ट मिला वो डीएनए का मिला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया और उसमें हमने ये एक्सपेक्टेशन किया कि प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा और डीएनए होगा। इनको हमने सेपरेट स्टेप में एक्सपेरिमेंट करके और लास्ट में हमने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एंजाइम्स यूज किए गए और एंजाइम्स की जो है जो यूज़ किए गए वो कौन से थे, आरएनएज, प्रोटीएजेज और डीएनएज। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो अपने रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि प्रोटीएजेज जो है ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, आरएनएज जो है ये आरएनए को ब्रेक कर देता है उनके सब यूनिट्स में, और जो डीएनएज है वो डीएनएज जो है डीएनए के को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये अपने अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं ताकि उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, उसका जो मेन जो फीचर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो करेंगे क्या एक्चुअली में, हम यहाँ करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप में आप ले लेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। एस स्ट्रेन मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एस स्ट्रेन लेंगे और साथ में लेंगे आर स्ट्रेन लेंगे, ठीक है। आर स्ट्रेन जो है लाइव फॉर्म में होगा और ये एस स्ट्रेन जो होगा वो हीट किल्ड फॉर्म में होगा। दोनों को एक साथ कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट इनटू माइस, ठीक है। यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया और इंजेक्ट जब किया तो होगा क्या, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब आप इंजेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे आप साथ में क्या लेंगे, इसके साथ ले लेंगे आप आरएनएज एंजाइम, फर्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। देन साथ में लेंगे आप डीएनएज एंजाइम, ठीक है। ये दोनों एंजाइम लेंगे तो होगा क्या कि आरएनए जो है इस एस स्ट्रेन के आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा और डीएनए जो है वो इस एस स्ट्रेन के डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो ओनली रिमेन क्या रह जाएगा हीट किल्ड में, ओनली रिमेन रह जाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और प्रोटीन के साथ अगर ये आर स्ट्रेन यहाँ जाएगा माइस के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। और ऐसा आपको तब पता चलेगा जब माइस का सैंपल लेंगे, आप माइस का सैंपल लेंगे और माइस का आप माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिलेंगे। माइस के बॉडी से जो सैंपल लिया है उसके अंदर क्या मिलेगा, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या लिया है, आरएनएज और डीएनएज ले लिया। ये एंजाइम अपने अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ओनली प्रोटीन रह जाएगा एस स्ट्रेन का, वो प्रोटीन जो है कैपेबल नहीं है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ठीक है। सो दैट हम जब माइस का स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आर स्ट्रेन आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप आरएनएज के जगह पे आप क्या लेंगे, आप प्रोटीएजेस लेंगे। क्या लेंगे, प्रोटीएजेस ले लेंगे। प्रोटीएजेस जो है ये प्रोटीन को ब्रेक करेंगे और आरएनए ब्रेक करेंगे, और डीएनए जो है वो डीएनए को ब्रेक कर देंगे, डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में बचेगा क्या आपका, ओनली आरएनए बचेगा। क्या बचेगा आपका, आरएनए। और आपको पता है कि आरएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, ठीक है। आरएनए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकता है, आरएनए स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व हो सकता है, एडॉप्टर की तरह इन्वॉल्व हो सकता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में, बट वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और वो आरएनए अगर इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ अगर जाएगा माइस बॉडी में तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा, वहाँ पे स्मूथ वाले बैक्टीरिया नहीं बनाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएनए के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और ऐसा कब पता चलेगा, जब आप माइस का सैंपल लेकर, ऐसा कब पता चलेगा जब आप माइस का सैंपल लेकर उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, आर स्ट्रेन मिलेगा। क्योंकि आर जो है
स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चेंज के लिए डीएनए रिक्वायर्ड है, आरएनए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि डीएनए नहीं लेंगे, आप प्रोटीएजेस लेंगे और आरएनएज लेंगे। क्या लेंगे? प्रोटीएजेस और आरएनएज लेंगे। ठीक है। ये जो प्रोटीएजेस है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए जो है आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। और इसके अंदर ओनली रिमेन रह जाएगा डीएनए। ठीक है। किसके अंदर रिमेन रह जाएगा? हीट किल्ड जो आपने सैंपल ले रखा है एस स्ट्रेन का, हीट किल्ड जो सैंपल लिया है उस सैंपल के अंदर जो एक्चुअल इंटैक्ट जो डीएनए है वो रह जाएगा, और वो डीएनए जो है को विथ दीज एंजाइम्स और साथ में आर स्ट्रेन, ये सबको लेके आप जब माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी मिलेंगे और एस स्ट्रेन वाले भी बैक्टीरिया मिलेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने डीएनए में चेंज नहीं किया, आपने प्रोटीन को ब्रेक किया, आरएनए को ब्रेक किया। डीएनए जो है एज इट इज़ इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का है, और वो आर स्ट्रेन के साथ माइस में जा रहा है, और वहाँ माइस में क्या कर रहा है? माइस में न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, और ये जो आर स्ट्रेन वाले हैं इनको चेंज कर रहा है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया वो एस स्ट्रेन में भी कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इस माइस का जब आप माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको आर स्ट्रेन के साथ साथ स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी मिलेंगे। इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल को ही हम कंसीडर करेंगे। बट अब मैंने आपको बताया था कि कुछ बायोलॉजिस्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट से वाकिफ़ नहीं थे, इसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर इसके बाद आपका हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो गया, जिसको मैंने बताया था किस नाम से? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यही क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इसमें जो नई चीज़ आपको मिली वो ये मिली कि आप जो है एक मॉलिक्यूल को की फंक्शनिंग को फाइंड आउट करने के लिए अदर दो को आप डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने 1 by 1 बताया कि जब आपको प्रोटीन का स्टडी करना है, एस स्ट्रेन के प्रोटीन की एबिलिटी को चेक करना है, तो आप डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट कर रहे थे। आरएनए की एबिलिटी को चेक करना है तो आप प्रोटीन और डीएनए को डाइजेस्ट कर रहे थे उनके रेस्पेक्टिव एंजाइम से। ठीक है। और जब आपको डीएनए को चेक करना है तो आप प्रोटीन और आरएनएज, ठीक है, प्रोटीन और आरएनएज ले रहे थे एक्सपेरिमेंट में, और उससे चेक कर रहे थे डीएनए की एबिलिटी को। ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तब तक वेट करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है। ओके, बाय।